हेलो एवरीवन, आज हम थेरीज ऑफ कॉस्ट डिस्कस करेंगे। इनको कॉस्ट कंसेप्ट और थ्योरी ऑफ कॉस्ट भी कहा जाता है। सो लेट अस स्टार्ट। कॉस्ट कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है स्टडी करते हैं। लाइक हमारे पास वेरियस टाइप्स की कॉस्ट रहती हैं। तो इसमें मनी कॉस्ट, रियल कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट, इसको बिजनेस कॉस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये हमारे पास वेरियस कॉस्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं। इनको हम आगे डिस्कस करते हैं। मनी कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो मनी कॉस्ट क्या होता है? द अमाउंट स्पेंट इन टर्म्स ऑफ मनी टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड मनी कॉस्ट। मतलब हमने जो है पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए जो भी पैसा खर्च किया है, ठीक है, जो भी मनी खर्च करी है, वो हमारे लिए क्या है? मॉनेटरी कॉस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रियल कॉस्ट आती है। रियल कॉस्ट इट इज़ द पेन और डिसकम्फर्ट और डिसयूटिलिटी इन्वॉल्व्स इन सप्लाइंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय देयर ओनर। जब भी कोई ओनर प्रोडक्शन करता है तो उसके द्वारा जो पेन सही जाती है, ठीक है, या उसको जो डिसकम्फर्ट होता है, उसका जो उसको खर्चा पड़ता है, उसको हम रियल कॉस्ट बोलते हैं। जैसे कि किसी ने ओनर ने जो है अपना पर्टिकुलर बिजनेस में कुछ गुड्स को प्रोड्यूस किया, तो उन गुड्स को सुपरवाइज़ करते टाइम, उनके गुड्स के प्रोडक्शन को सुपरवाइज़ करते टाइम उसको हेडेक हो गई। हेडेक के लिए उसको जो है वो मेडिसिन लेनी पड़ी। मेडिसिन जो थी वो लाइक 2 रुपीज़ की आ गई, तो 2 रुपीज़ क्या होगी उसके लिए? रियल कॉस्ट होगी, वो कॉस्ट ऑफ डिस्कम्फर्ट हुई। उसके बाद अकाउंटिंग कॉस्ट और बिजनेस कॉस्ट आती है। अकाउंटिंग कॉस्ट और बिजनेस कॉस्ट इट रेफर्स टू आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, और इसको जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट और डेप्रिसिएशन और अदर बुक कीपिंग एंट्रीज में रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब जो भी हमारी अकाउंटिंग में बुक्स में जो भी एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करते हैं, उन सारे एक्सपेंसेस को हम अकाउंटिंग कॉस्ट या बिजनेस कॉस्ट कहते हैं। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गन, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज अल्टरनेटिव कॉस्ट। जैसे कि आपके पास 10 रुपीज़ थे, आप एप्पल और ऑरेंज दो फ्रूट खरीद सकते थे। या तो 10 रुपीज़ का एक एप्पल ले सकते थे या 10 रुपीज़ का एक ऑरेंज ले सकते थे। आपने जो है एप्पल ख़रीदा, ठीक है, और एप्पल ख़रीदा तो आपने त्याग किसका किया है? ऑरेंज का। तो कॉस्ट ऑफ ऑरेंज इज़ नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अल्टरनेटिव कॉस्ट फॉर द एप्पल। उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट की। इकोनॉमिक कॉस्ट ऑल द पेमेंट्स मेड टू आउटसाइडर हु सप्लाई रिसोर्सेज एंड नॉन एक्सपेंडिचर पेमेंट ऑफ सेल्फ रिसोर्सेज। इट इज़ इक्वल टू एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। आगे हम पढ़ेंगे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। इन दोनों का जो टोटल है वो इकोनॉमिक कॉस्ट होता है। सिंपली अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक कॉस्ट हमारी जो हमने पेमेंट की हैं आउटसाइडर्स को, प्लस जो हमने जैसे ओनर्स ने कोई काम किया और अपने काम की उसने पेमेंट ली, ठीक है, उसको जो है वो इसमें लिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल कॉस्ट की। सोशल कॉस्ट क्या होता है? द कॉस्ट इनकर्ड बाय होल सोसाइटी फॉर प्रोड्यूसिंग कमोडिटी और सर्विस। लाइक हम जो है किसी इंडस्ट्रियल एरिया का एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में जो है एक पर्सन है, उसने अपने जो है वो घर की छत पे कुछ कपड़े जो है वो सूखने के लिए डाल दिए, ठीक है। अब यहाँ एक इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्री से जो है वो धुआं आया और उसने जो कपड़े यहाँ डाले थे सूखने के लिए, वो सारे जो है जब वो शाम को आया तो गंदे हो चुके थे। अब उसको वो कपड़े फिर से धोने पड़े, तो उसका जो साबुन का खर्चा आया, सोप का खर्चा एक्स्ट्रा पड़ गया, वो सारा क्या है? सोशल कॉस्ट होगी। सोसाइटी में रह रहा है, उस सोसाइटी में रह रहा है जिसमें काम हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, और उस प्रोडक्शन की वजह से उसको भी नेगेटिव इम्पैक्ट झेलना पड़ा, तो उसके लिए सोशल कॉस्ट है। इसी तरह से किसी को जो है वो सांस की शिकायत हो जाती है, दमे की शिकायत हो जाती है, तो उसके लिए मेडिसिन का खर्चा जो पड़ा, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया में रहने से सांस की दिक्कत हुई और मेडिसिन लेने पड़ी, तो वो हमारी जो है सोशल कॉस्ट में आ गया। उसके बाद प्राइवेट कॉस्ट की हम बात करें। प्राइवेट कॉस्ट इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर बाय हिज ओन डिसीजंस। ऐसा खर्चा जो प्रोड्यूसर्स के द्वारा लिए गए डिसीजंस की वजह से उसको इनकर्ड करना पड़ता है, प्राइवेट कॉस्ट आती है। प्राइवेट कॉस्ट इज इक्वल टू सोशल कॉस्ट माइनस एक्सटर्नल कॉस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट की। एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है ऑल द पेमेंट्स मेड टू आउटसाइडर्स, ठीक है, for services, all the payment made to outsiders for services and goods।
उसके बाद हमारे पास आती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज के लिए हम जो कॉस्ट देते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर ने जो है कहीं से सामान नहीं खरीदा, उसके पास घर में कोई रॉ मटेरियल पड़ा हुआ था, उसने वही जो है लगा दिया, तो इस रॉ मटेरियल का जो प्रोड्यूसर को जो है या जो मालिक था उसको जो भुगतान किया गया वो इम्प्लिसिट कॉस्ट हुई। ठीक है, उसके बाद बात आती है कॉस्ट फंक्शन की। तो कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन द फंक्शनिंग ऑफ इनपुट। कॉस्ट जो है वो किसकी फंक्शनिंग के ऊपर डिपेंड करती है? इनपुट्स के ऊपर। मतलब जितना ज़्यादा आप रॉ मटेरियल या खर्चा करोगे उतनी ही आपकी टोटल कॉस्ट जो है बढ़ेगी। जितना ज़्यादा खर्चा होगा, ठीक है, जितने ज़्यादा इनपुट्स आप लगाओगे आउटपुट को के लिए, उतना ज़्यादा आपकी कॉस्ट भी इनपुट बढ़ेगी। उसके बाद बात आती है थेरीज ऑफ कॉस्ट की। जो कॉस्ट की थेरीज़ हैं वो हमारे पास दो तरह की आती हैं, ट्रेडिशनल थेरी और मॉडर्न थेरी। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल थेरी की। जो ट्रेडिशनल थेरी है उसमें हमारे पास शॉर्ट रन थेरी आती है। ठीक है, शॉर्ट रन थेरी की अगर हम बात करें, शॉर्ट रन थेरी और मॉडर्न, इसमें जो है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन थेरी आती है हमारे पास ट्रेडिशनल थेरी में। तो शॉर्ट रन थेरी को पहले डिस्कस करते हैं। शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट आती है। टोटल कॉस्ट फर्दर दो तरह की होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट भी हमारे पास दो तरह की होती है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट आती है। सो शॉर्ट रन कॉस्ट को जो है हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है? द कॉस्ट इनकर्ड इन शॉर्ट पीरियड, एक कम टाइम में, लाइक अप टू 1 ईयर। ठीक है, जो हमें खर्चा सहन करना पड़ा वस्तुओं के उत्पादन के लिए, उसको हम शॉर्ट कॉस्ट कहते हैं। शॉर्ट रन कॉस्ट जो है फर्दर जो है हमारे पास वेरियस टाइप्स में आती है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आती है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होती है? सभी फिक्स्ड और वेरिएबल रिसोर्सेज के लिए हमें जो खर्चा वहन करना पड़ता है उसको टोटल कॉस्ट कहते हैं। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कि आपके पास जो है फिक्स्ड कॉस्ट थी 10 रुपये और वेरिएबल कॉस्ट थी आपके पास 20 रुपये, तो आपकी टोटल कॉस्ट होगी 30 रुपये। आगे बात करते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है कि फिक्स्ड यूनिट, ठीक है, फिक्स्ड फैक्टर्स के लिए आपको जो कॉस्ट बियर करनी पड़ी है। ठीक है, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर इनटू प्राइस। लाइक आपने जो है एक बिल्डिंग किराए पे ली, ठीक है, रेंट पे आपने एक बिल्डिंग ली और उसका किराया आप जो है 5000 रुपीज़ देते हो। अब ये क्या है? फिक्स्ड खर्चा है, आपको देना ही पड़ेगा, आप प्रोडक्शन करो ना करो। तो आपने जो है कितनी बिल्डिंग्स ली किराए पे? एक, और आप उसका प्राइस कितना था मंथ का? 5000। तो आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे 5000 हो गई। जैसे कि ये यहाँ पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का एक टेबल दिया है। आप 0 1 2 3 4 5 करके उत्पादन कितना भी कर लो, आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट हमेशा जो है वो सेम रहती है, ये 10 ही रहेगी। आगे अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम जो है, जैसे यहाँ पे हमने कॉस्ट दी है, यहाँ पे यूनिट्स ऑफ आउटपुट दिए हैं, तो ये देखिए 10, ये जो है हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व को शो कर रही है। ये पैरेलल टू OX एक्सिस होता है। आगे बात करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। टोटल वेरिएबल जो हमारे पास कॉस्ट होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इट इज़ द सम अमाउंट स्पेंड ऑन वेरिएबल इनपुट्स। वेरिएबल इनपुट्स के ऊपर जो हमने पैसा खर्च किया होता है उसको टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यूनिट्स ऑफ आउटपुट हैं, 0 है, तो मतलब हमने प्रोडक्शन कुछ नहीं किया, तो प्रोडक्शन के लाइक रॉ मटेरियल हमने कुछ यूज़ नहीं किया होगा, तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी 0 ही है। जैसे जैसे उत्पादन 1 2 3 4 करके बढ़ा है, वैसे वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी बढ़ी है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व हमारे पास जो है इस तरह से आता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, बिकॉज जब हमारा प्रोडक्शन 0 होता है तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट हमने पहले भी इसका फॉर्मूला देखा कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जैसे ये हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दी है और वेरिएबल कॉस्ट दी है, तो इन दोनों का जो टोटल होगा वो आगे हमारे पास टोटल कॉस्ट आएगी। ठीक है, जब हम इसको डायग्राम में जो है शो करेंगे तो डायग्राम में हम देख लेंगे कि ये देखो हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है जो कि कभी 0 से स्टार्ट नहीं होता है। आप प्रोडक्शन 0 करो, 1 करो, 2 करो, कितना भी करो, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट सेम ही रहती है। ये 10 से स्टार्ट हो रहा है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमारी 0 से स्टार्ट होती है, बिकॉज जब हम कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हमारा कोई रॉ मटेरियल का या वेरिएबल जो है वो प्रोडक्शन का खर्चा नहीं आ रहा है। उसके बाद टोटल कॉस्ट भी कर्व भी कभी 0 से स्टार्ट नहीं होता है, बिकॉज टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है। टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच का जो
गैप होता है वो हमेशा जो है सेम रहता है। बीच के गैप से मेरा मतलब है कि यहाँ पे ये वाला जो गैप है, ठीक है, ये हमेशा सेम रहता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस किसका है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का, जो कि हमेशा सेम रहती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज कॉस्ट की। सो एवरेज कॉस्ट किसके बराबर होती है, एवरेज कॉस्ट इज़ इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जैसे एवरेज कॉस्ट की अगर हम बात करें, सो एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ठीक है, और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इसके बराबर ये होती है। सो ये इसका फॉर्मूला है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका टेबल की हम बात करें, लाइक एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट 10 दी हुई है, तो हम इसकी एवरेज जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास कॉस्ट दी हुई है, जैसे 10 डिवाइडेड बाई यूनिट, क्वांटिटी क्या है 1, 10 डिवाइडेड बाई 1 10, 10 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 5 सो ऑन करके जो है, जैसे यहाँ पे 10 है तो उसको 8 से डिवाइड करेंगे 1.2, ये हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमने शो किया है डायग्राम में, यहाँ पे आउटपुट शो किया है। सो 1 पे हमारी 10 है, 2 पे हमारी जो है वो फिर 5 आ गई है। इस तरह से जब हम इन वैल्यूज़ को प्लॉट करेंगे, सो और इनको आपस में जब मैच करेंगे तो हमारे पास ये कर्व आएगा जो कि रेक्टेंगल हाइपरबोला की तरह है। ये हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है। इसकी हम बात करें तो ये कभी भी ओ एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है। हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो कभी भी जीरो नहीं होती है, इसलिए ये कभी भी जो है वो ओ एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मैंने पहले भी बोला है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। सो इसकी अगर हम बात करें, जैसे टेबल में हमारे पास ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाली हुई है, यूनिट्स ऑफ आउटपुट दिए हैं और ये टोटल कॉस्ट दी हुई है। अब इसको जो है टोटल कॉस्ट को जब यूनिट्स ऑफ आउटपुट से हम डिवाइड करेंगे, लाइक 10 डिवाइडेड बाई 1, 18 डिवाइडेड बाई 2, 24 डिवाइडेड बाई 3, 28 डिवाइडेड बाई 4, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ इस तरह जो है वो एवरेज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की आती रहेंगी, ठीक है। फिर इन वैल्यूज़ को जब हम डायग्राम में प्लॉट करेंगे तो यहाँ हमने लाइक ओ वाई एक्सिस पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट शो किया है, ओ एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट शो किया है, ठीक है। जब हम इनको प्लॉट करेंगे तो हमारे पास जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है वो इस तरह से यू शेप में आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट की। सो एवरेज टोटल कॉस्ट मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया कि इट इज़ इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी, और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के टोटल से भी हम इसको निकाल सकते हैं। लाइक हमारे पास ये टेबल है, यहाँ पे इस टेबल में हमारे पास ये आउटपुट है, ये हमारे पास जो है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, और ये हमारे पास जो है वो एवरेज टोटल कॉस्ट आई हुई है इन दोनों को प्लस करके, ठीक है। एवरेज वेरिएबल और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल करके हमारे पास ये इस तरह से जो है इस कॉलम में एवरेज टोटल कॉस्ट आई है। एवरेज टोटल कॉस्ट को अगर हम डायग्राम में प्लॉट करें तो यहाँ पे ओ एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट को शो किया है, यहाँ कॉस्ट को शो किया है। इसका जो शेप है वो भी यू शेप में आती है हमारे पास, अगर हम इसको इसी डाटा की हेल्प से यहाँ पे डायग्राम में प्लॉट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट आता है। मार्जिनल कॉस्ट मतलब द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट, एक और यूनिट का जो है प्रोडक्शन करने से, एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करने से हमारी टोटल कॉस्ट में जो एडिशन होती है उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। सो जैसे मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, और टोटल कॉस्ट ऑफ n यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1 यूनिट। आगे जो है इसमें टेबल में हम देखते हैं, इस टेबल में जो है रिलेशन सभी के बीच में दिखा दिया गया है, रिलेशन बिटवीन टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, टोटल जो हमारी टोटल कॉस्ट है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है, और मार्जिनल कॉस्ट है। इन सभी के बीच में डिफरेंस बताया हुआ है। ये टेबल हमने पहले ही बनाया हुआ था। मैं यहाँ बात करूँगी मार्जिनल कॉस्ट की। तो मार्जिनल कॉस्ट जैसे हमने निकालनी है 20 के लिए, फर्स्ट यूनिट के लिए, तो ये 20 माइनस 10, ठीक है, ये n यूनिट है और इससे पीछे वाला n माइनस 1 ये वाला यूनिट है। तो 20 माइनस 10 हमारे पास देखिए यहाँ अकॉर्डिंगली 10 आया है। फिर जो है 28 माइनस 20 ये हमारे पास 8 आया है, 34 माइनस 28 ये हमारे पास यहाँ पे 6 आया है। तो इस तरह से हम मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं। ये सारी जो है ये टेबल्स हमने पहले भी डिस्कस किए, यहाँ नया हमारे पास जो है वो मार्जिनल कॉस्ट ही था। आगे अगर हम इसके डायग्राम की बात करें कि किस तरह से AC और MC के बीच में रिलेशन है, तो जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ठीक है,
और हमारी एवरेज कॉस्ट कर्व है, वो दोनों जो है जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो एक तरह से हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। और इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले जो है एसी कर्व एमसी कर्व से ऊपर होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम ई पॉइंट पे, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद क्या होता है कि जो हमारा एमसी कर्व है वो एसी कर्व से ऊपर हो जाता है और एसी कर्व जो है उससे नीचे रह जाता है। सो ये मेन डिफरेंस रहता है। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व आते हैं, और शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व जो अभी तक हमने जितने भी कॉस्ट कर्व पढ़े उनको हमने यहाँ पे जो है वो इकट्ठा सबको प्लॉट किया हुआ है। इसमें हम बात करें तो हमारा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व भी यू शेप में होता है, और लेकिन ये जो है एवरेज हमारा जो कॉस्ट कर्व होता है उससे ऊपर रहता है, ठीक है। और हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो भी इस तरह से होता है, और ये हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व है, ठीक है। और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इस तरह से होता है। सो सारे डायग्राम जो हमने पीछे सीखे, ठीक है, उन्हीं को एक ही डायग्राम में यहाँ प्लॉट किया हुआ है। हम प्रोडक्शन कर्व और कॉस्ट कर्व की बात करें, सो प्रोडक्शन कर्व और कॉस्ट कर्व के बीच में रिलेशन जो है इस तरह से शो किया है। ये हमारा एवरेज प्रोडक्शन है और ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन है। ये जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करते हैं वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। और इधर अगर हम कॉस्ट को शो करें, सो ये हमारी एवरेज कॉस्ट है और ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट है। अगर हम देखें तो इन दोनों का इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है दोनों से ही सेम आता है, ठीक है। एवरेज प्रोडक्शन कर्व और मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व भी एक दूसरे को ई पॉइंट पे कट करते हैं, और इन्हीं प्रोडक्शन की अगर हम टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट निकालें तो जो हमारे पास इनका इंटरसेक्ट पॉइंट आता है वो भी सेम ही आएगा, ठीक है। सो इससे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों से। उसके बाद लॉन्ग रन कॉस्ट की हम बात करें तो लॉन्ग रन कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट विच इज़ इनकर्ड इन लॉन्ग पीरियड। एक लंबे समय में हमें जो कॉस्ट वहन करनी पड़ती है। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करें, सो इट इज़ द टोटल ऑफ ऑल शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन में जितनी भी हमने टोटल कॉस्ट बियर करी है उसके टोटल को जो है लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कहा जाता है। इट इज़ द मिनिमम कॉस्ट, इट इज़ द मिनिमम कॉस्ट विच कैन बी अकर एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट। इसको मिनिमम कॉस्ट हमें इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है इनफ टाइम होता है लीस्ट सबसे कम कॉस्ट वाले प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए और प्लांट के साइज़ को सिलेक्ट करने के लिए। जो हमारी लॉन्ग रन की टोटल कॉस्ट होती है वो हमेशा कम होती है शॉर्ट रन की टोटल कॉस्ट से, बिकॉज शॉर्ट रन में जो है हमारे पास टाइम नहीं होता, ना ही ऑप्शन होता है, हमें वो खर्चा वहन करना पड़ता है। लेकिन लॉन्ग रन में हमारे पास बहुत से अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं, इसलिए हम सबसे सबसे सस्ते अल्टरनेटिव की तरफ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे कर्व में जो है हमारे पास ये टोटल कॉस्ट जो हमारा कर्व है लॉन्ग रन में वो शो किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे, तो ये जो हमारा ये वाला है ये है हमारा लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व। ये इसके ऊपर जो है सारे हमारे शॉर्ट रन के जितने भी कॉस्ट कर्व हैं वो आ रहे हैं, बिकॉज ये कवर करता है शॉर्ट रन के कॉस्ट कर्व को। ये हमारे शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व हैं जो कि हमेशा लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व से ऊपर रहते हैं और लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व को जो है टच करते हैं। सो हमारा लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व जो है इस शेप में बनता है। आगे बात करते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की। बात करें तो इसको जो है हम एनवेलप कर्व भी बोलते हैं और LRACC भी इसको कहा जाता है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो जो हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो कवर करता है हमारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को, ठीक है। सो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व जो है हमें हमेशा कवर करता है हमारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को। इसके अंडर हमारे जो है कितने भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो आते हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं, इस तरह से जो है इसको एक एनवेलप इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये देखो आपको भी एक बैग की तरह ये लग रहा है, ठीक है। आप भी देखोगे ये आपको लाइक कैरी बैग की तरह लग रहा है, एक लिफाफे की तरह लग रहा है, जिसमें क्या भरा हुआ है, जिसमें हमारे जो शॉर्ट रन के जितने भी कॉस्ट कर्व हैं उन सबको, जैसे ये है ये है ये है, उन सबको भरा हुआ है रखा हुआ है, ठीक है। सो इसलिए इसको एनवेलप कर्व भी कहा जाता है। उसके बाद लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व की बात करें, सो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट जो है वो हमें पता ही है कि एडिशनल यूनिट के प्रोडक्शन से हमें जो कॉस्ट सहन करनी पड़ती है उसको लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, और इसका कर्व जो है वो इस तरह से LMC इस तरह की शेप में आता है। सो ये हमने ट्रेडिशनल थ्योरी पढ़ी। अब हम जो है लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व एवरेज, जो हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है और जो हमारा शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, इनको अगर इकट्ठा ड्रॉ करें तो ये जो है इस तरह से हमारे पास ये कर्व आते हैं। आप देखिएगा ये हमारा जो है
ये हमारा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है और ये हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है। इन पर्टिकुलर कॉस्ट कर्व में ये हमारा जो है वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है और ये हमारा शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। सो उसके बाद हम बात करते हैं मॉडर्न थ्योरी की। ट्रेडिशनल थ्योरी हमने डिस्कस कर ली। मॉडर्न थ्योरी की अगर हम बात करें तो इसमें बोला गया है कि मॉडर्न टाइम में ये थ्योरी मानी गई है कि हमारी जो कॉस्ट होती है वो हमेशा एल शेप्ड होती है, ना कि यू शेप्ड। ठीक है, यू शेप्ड नहीं होती है, एल शेप्ड होती है। और हमारे शॉर्ट रन के जितने भी एवरेज कॉस्ट कर्व हैं वो भी एल शेप्ड होते हैं। ऐसा इसलिए माना गया है क्योंकि देखिए कि हमारी जब भी कोई थ्योरी है, लाइक ये देखिए, जब हमारा ये कॉस्ट कर्व यू शेप है, मतलब हमारी कॉस्ट यहाँ से ऊपर को बढ़ना शुरू होगी, तो हम अपना प्रोडक्शन यहाँ रोक सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है बढ़ने क्यों दें। जो समझदार है वो प्रोडक्शन को जो है इस साइड में नहीं जाने देगा, कॉस्ट को इस साइड में नहीं बढ़ने देगा। वो कॉस्ट जब यहाँ से आ रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, तब ठीक है। उसके बाद जब बढ़ना शुरू हो गई तब वो जो है अपने प्रोडक्शन को रोक देता है। इसलिए जो है वो एल शेप्ड हमारे लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व होते हैं। एल शेप्ड या इसको जो है आप उल्टा जे शेप्ड भी बोल सकते हो। उसके बाद जो है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो भी हमारा यू शेप नहीं होता है, वो भी हमारा एल शेप ही रहता है। ये इसमें बोला गया है। तो अभी तक हमने जो है डिस्कस किया कॉस्ट थ्योरी, जिसमें हमने देखा कि हमारी जो है ट्रेडिशनल कॉस्ट, ठीक है, ट्रेडिशनल थ्योरी है और एक मॉडर्न थ्योरी है। ट्रेडिशनल थ्योरी में हमारी शॉर्ट रन थ्योरी है और लॉन्ग रन थ्योरी है। शॉर्ट रन में हमारी जो है टोटल कॉस्ट थ्योरी, एवरेज कॉस्ट थ्योरी पढ़ी हमने और मार्जिनल कॉस्ट थ्योरी जो है हमने पढ़ी। इसमें जो है हमारा जो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट है शॉर्ट रन में वो यू शेप के होते हैं, लेकिन मार्जिनल में बोला गया है कि हमारा जो है वो मॉडर्न थ्योरी में बोला गया है हमारा जो कॉस्ट कर्व है वो एल शेप का होता है। थैंक यू ऑल।